नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, औद्योगिक क्रांति के बारे में। आखिर ये क्रांति इंग्लैंड में ही क्यों हुई, क्यों हमारे लिए ये इतनी महत्वपूर्ण है कि इसके कारण मानव का जीवन बदल गया। आज आपका और मेरा जीवन जैसे चल रहा है, जैसा एक आम आदमी अपने डेली लाइफ में उपकरणों का इस्तेमाल करता है, वो कैसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की देन है, इसको समझने की हम कोशिश करेंगे। यूपीएससी मेंस के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कई बार इस पे सवाल पूछा जा चुका है। एंड जस्ट टू अंडरस्टैंड द हिस्ट्री ऑफ ह्यूमन सोसाइटी एंड ह्यूमन सिविलाइजेशन, ये टॉपिक एक आम आदमी को भी जरूर पढ़ना चाहिए और समझना चाहिए। और जो यूपीएससी एस्पिरेंट है या गवर्नमेंट एग्जाम के एस्पिरेंट है, उनके लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें जो टूल्स इस्तेमाल हुए, जो नए डेवलपमेंट्स हुए, वो सीधे तौर पर प्रीलिम्स में या दोनों मेंस में भी पूछे जाते हैं। तो देखिए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का ये एक पेंटिंग बनाता हुआ एक सिंपल सा चित्र है, जिसके अंदर कुछ मशीन्स काम कर रही हैं, कुछ यहाँ पर लोग काम कर रहे हैं, यहाँ पर कुछ पुरुष और महिलाएं आपको काम करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन ये एक बहुत ही अजीब पिक्चराइजेशन या सीन होता किसी ऐसे व्यक्ति के लिए जो सन 1600 में जीवित है। तो मान लीजिए कि ये पेंटिंग है 1800 की, लेकिन अगर कोई 1600 से टाइम मशीन के द्वारा ट्रैवल करके 1800 में चला जाता तो उसे समझ में ही नहीं आता कि यहाँ पर चल क्या रहा है। तो ऐसा क्यों हुआ, इसी की कहानी जानेंगे आज के इस लेक्चर में। अगर आपने अभी तक पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब टू द चैनल। मेरे सभी लेक्चर के पीडीएफ्स आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। इस लेक्चर का भी पीडीएफ आपको वहां डाउनलोड करने को मिलेगा, जिसको आप सीधे तौर पर मेंस में नोट्स बनाने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर आंसर पॉइंट्स के रूप में यूज कर सकते हैं। ऐसे ही मैं स्लाइड्स बनाता हूं। दोस्तों, अगर आप मुझसे किंजल सर से और दीपक सर से रूबरू मिलना चाहते हैं, इन पर्सन मिलना चाहते हैं, तो इस रविवार 11:30 बजे सुबह अनअकैडमी सेंटर पर आ सकते हैं। आने से पहले आपको नीचे दिए गए एक रजिस्ट्रेशन लिंक को भरना होगा। यूपीएससी के लिए देश का सबसे अफोर्डेबल कोर्स हम यानी कि पाथफाइंडर की टीम आपके लिए लेकर आए हैं। उड़ान बैच जो चालू हो रहा है हमारा 17 जुलाई से, इसको ज्वाइन करके आप केवल 8,000 रुपये में 900+ आवर्स की लाइव क्लासेस ले सकते हैं। मेंस प्रीलिम्स की टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। इसके अलावा आंसर राइटिंग की हम अलग से क्लासेस करवा रहे हैं। कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस कवरेज, मेंटोरशिप आपको करवाई जाएगी यूपीएससी के सिलेक्टेड कैंडिडेट्स, आईएएस और आईपीएस से, टॉपर्स से। और जो पूरा ये 8 महीने का कोर्स है, ये आपको केवल 8,000, आप इमेजिन कीजिए, जस्ट लेस देन 1,000 पर मंथ में। और इसकी वैलिडिटी भी आपको अगले साल के मेंस तक रहेगी, यानी कि आज जुलाई से लेकर नेक्स्ट 2024 के सितंबर तक इसकी वैलिडिटी बनी रहेगी। ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। कोई भी आपको डाउट है, अगर कोई प्रॉब्लम है, समस्या है, तो आप एक काम करिए, नीचे गूगल फॉर्म है डिस्क्रिप्शन में, उस फॉर्म पे क्लिक कीजिए, वहां अपनी डिटेल्स भर दीजिए। हमारी टीम आपसे संपर्क करके आपके सारे डाउट्स को सॉल्व कर देगी। 1 अगस्त से हम ज्योग्राफी ऑप्शनल भी लॉन्च कर रहे हैं। अमित कुमार सर इसे लेकर आने वाले हैं। अगेन दिस विल ऑल्सो कॉस्ट 8,000, लेकिन अगर आप दोनों को एक साथ परचेस कर लेते हैं, दैट इज द कॉम्बो बैच, देन यू विल गेट इट फॉर 15,000 रुपीज। दोस्तों, इसके बाद हमारा हिंदी मीडियम का भी एक अलग बैच आ रहा है जो 15 जुलाई से स्टार्ट हो रहा है। इसका नाम है बोध हिंदी मीडियम बैच। इसकी टीम हमारी आप नीचे यहाँ देख सकते हैं। दीपक सर यहाँ पर आपको पढ़ाने वाले हैं। इसके अलावा वेद सर हैं, इम्तियाज सर हैं। ये पूरी टीम हमारी आपको हिंदी मीडियम बैच में शुद्ध हिंदी में पढ़ाएगी। तो जो हिंदी माध्यम का छात्र है वो बोध बैच को ज्वाइन कर सकता है, जो इंग्लिश मीडियम का है वो ज्वाइन कर सकता है उड़ान बैच को। और अनअकैडमी के द्वारा जो भी टॉपर्स दिए गए हैं उनकी सबके नाम और कहाँ से, यानी कि ऑनलाइन या इंटरव्यू प्रोग्राम किस में वो शामिल हैं, वो सारी डिटेल्स हमारी वेबसाइट पे भी अवेलेबल हैं और इनके इंटरव्यूज़ भी आप हमारे चैनल्स पर देख सकते हैं। अब आते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन पर। तो देखिए, औद्योगिक क्रांति, पहली बात तो एक क्रांति क्यों है, क्योंकि इसने दुनिया के मैन्युफैक्चरिंग के तरीके को, दुनिया के रहन सहन को पूरी तरह से चेंज कर दिया। तो रेवोल्यूशन जनरली हिस्ट्री के अंदर शब्द दिया जाता है ऐसी घटनाओं को जिसने कोई पॉलिटिकल चेंज हुआ हो। फॉर एग्जांपल अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये सारे टॉपिक भी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। बाय द वे, पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री आपको पाथफाइंडर चैनल पर मिल जाएगा। तो ये रेवोल्यूशन मेनली पॉलिटिकल होते थे, लेकिन हिस्टोरियंस ने इसको भी एक क्रांति के रूप में देखा है, क्योंकि ये भी समाज में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आया, खास करके ब्रिटेन में। और ब्रिटेन के बाद धीरे धीरे अन्य यूरोपियन कंट्रीज में भी ये फैल जाता है, फिर यूएस में फैल जाता है, और आज दुनिया के ज्यादातर देश इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में हैं। लेकिन कई देश अभी भी इस क्रांति से अछूते हैं, जिनको हम कहते हैं पिछड़े देश, जहां कोई मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, जहां पर बहुत ज्यादा डेवलपमेंट की कमी है, वो देश आज भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से अछूते हैं। तो पहली बात तो इस रेवोल्यूशन ने सोसाइटी और इकोनॉमी पे बहुत इंपैक्ट किया, और उनसे जो जुड़े हुए दूसरे कॉलोनीज थे उन पर भी एक बहुत बड़ा इंपैक्ट किया, जिसको हम आगे स्टडी करेंगे। अब ये शब्द पहली बार इस्तेमाल किसने किया था, काफी इंपॉर्टेंट है, प्रीलिम्स में सीधा पूछ लिया जाता है कई बार। तो देखिए, 3 लोगों का नाम आता है जिन्होंने इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शब्द को प्रचलित किया या पहली बार इस्तेमाल किया। तो सबसे पहले 2 यूरोपियन स्कॉलर हैं, जॉर्जे मिशेल है, ये फ्रांस के थे। इन्होंने इसको कहा कि जो पिछले 100 साल से चल रहा है वो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन है। बाय द वे, ये 19वीं शताब्दी में थे तीनों, यानी कि दे वर लिविंग इन द 1800s, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरुआत हो जाती है 1750 से। तो लगभग 90-100 साल हो चुके थे। तब कुछ लोगों ने कहा कि भाई साहब, पिछले 100 साल से जो चल रहा है वो एक प्रकार की क्रांति है।
क्योंकि उस समय फ्रेंच रेवोल्यूशन काफ़ी फेमस था, तो इसीलिए इसको भी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन टर्म दिया गया। तो जॉर्जे मिशेले और फ्रेडरिक एंगल्स, जर्मनी में ये एक इकोनॉमिस्ट हैं, इन्होंने इसको टर्म दिया इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अगर ब्रिटेन में किसी ने पहली बार इसे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहा तो वो थे आर्नोल्ड टॉयनबी। तो अब होता ये है कि इंग्लैंड वाले बोलते हैं कि इन्होंने पहले इस्तेमाल किया, फ्रांस जर्मनी वाले बोलते हैं कि भाई साहब इन्होंने किया। तो आप तीनों के नाम याद रखो, जो भी आपको ऑप्शन में मिल जाता है उसको टिक कर देना। वैसे अगर इंडिया में कभी पूछा गया किसी एग्जाम में तो मोस्ट प्रोबेबली ये फ्रेडरिक एंगल्स और टॉयनबी ही ऑप्शन में होगा। जॉर्ज मिचेले का कम आता है नाम, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको अपने विवेक का इस्तेमाल करना होगा कि तीनों ने ही इस्तेमाल किया था, लेकिन ऑप्शन आपको क्या दिए जा रहे हैं उसके अनुसार सही टिक कीजिएगा। मोस्ट प्रोबेबली जो मेरा एक्सपीरियंस है वो यही है कि या तो एंगल्स या फिर टॉयनबी, दोनों में से एक नाम होता है इंडिया के एग्जाम्स में, तो इनमें से एक आपको टिक कर देना है, ठीक है। तो ये टॉयनबी ने कहा था कि भाई साहब 1760 से 1820 तक जो भी हुआ है उसको मैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहता हूँ। 60 सालों में ये रेवोल्यूशन हुआ है। अब इस रेवोल्यूशन के भी कई फेज हैं, इसे ध्यान से समझिए। क्रांति एक दिन में नहीं आ जाती है। जनरली देखिए अमेरिकन रेवोल्यूशन, फ्रेंच रेवोल्यूशन, ये 10-20 साल के इवेंट्स हैं, लेकिन ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन तो बहुत लंबे समय से चल रहा है और कुछ स्कॉलर्स का मानना है कि अभी भी चल रहा है। जैसे आज के समय जो रेवोल्यूशन चल रहा है उसको कई बार इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 माना जाता है। तो अब 4.0 यानी कि चौथा फेज हो गया। कहने का मतलब है शुरुआती 50-60 साल जिनमें ब्रिटेन में डेवलपमेंट होता है, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। तो शुरुआती 50 साल में सारा डेवलपमेंट ब्रिटेन में ही होता है और ब्रिटेन ने इस क्रांति की शुरुआत करी थी। तो हुआ ये कि ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के तहत सबसे बड़ा जो बदलाव आया कि एक बड़े स्केल पर कोई भी चीज़ का प्रोडक्शन शुरू हो गया। मान लीजिए कपड़ा बनाने में पहले 50 लोग मिलकर एक महीने में 100 किलोग्राम कपड़ा बना रहे थे, तो अब वही 50 लोग मशीन्स की मदद से किसी फैक्ट्री में 500 किलोग्राम बना लेंगे या 5000 भी बना सकते हैं। ये बहुत बड़ा बदलाव था। मैसिव स्केल में चेंज आता है इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कंपेयर टू हैंडीक्राफ्ट और हैंडलूम। तो हाथ के माध्यम से करा जाने वाला काम जब मशीनों के माध्यम से होने लगा तो बहुत बड़ा बदलाव है। उस बदलाव का सबसे बड़ा कारण था स्टीम पावर, जो कि एक नए तरीके का पावर था। ये डिस्कवर किया गया था 1740 के आसपास, और ये स्टीम पावर जो है इसको वाइड स्प्रेड तरीके से, यानी कि काफ़ी व्यापक तरीके से ब्रिटेन की अलग अलग फैक्ट्रीज ने अपनाया। इसके कारण ट्रांसपोर्टेशन चेंज हो गया, जहाज, रेलवे, सब कुछ बनता है। तो ज़्यादातर स्कॉलर्स का मानना है कि पहला इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का फेज टेक्सटाइल इंडस्ट्री को या रेलवेज को डेवलप करता है। 1850 के बाद जो इंडस्ट्री आएंगी ना वो थोड़ी अलग प्रकार की हैं। 1850s के बाद केमिकल इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्रीज, ये सब डेवलप होती हैं। इस समय में कार्स बननी शुरू होंगी, नए नए केमिकल्स बनने शुरू होंगे और इनका फायदा होगा उससे रिलेटेड दूसरी इंडस्ट्रीज को। और ये जो 1850 के बाद सेकंड फेज है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का, इसमें ब्रिटेन थोड़ा पिछड़ जाएगा और जर्मनी और यूएसए उसे ओवरटेक कर लेंगे। आइए अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की इंपॉर्टेंस को समझते हैं कि कैसे मानव सभ्यता में वो इतना ज्यादा महत्वपूर्ण घटनाक्रम है। मान लीजिए कि आप जी रहे हैं सन 10,000 BC में। अब अभी अभी खेती चालू हुई है, लगभग 10-12 हज़ार साल पहले खेती स्टार्ट हुई थी। तो आप खेती करते हैं, अपने ही खेत पे रहते हैं, यू लिव क्लोज टू योर फूड सोर्सेज, आपको केवल खेती के बारे में पता है, इससे ज़्यादा आपको जानकारी नहीं है। फिर धीरे धीरे इंडस वैली सिविलाइजेशन, सुमेरियन सिविलाइजेशन, इजिप्शियन सिविलाइजेशन जैसी सभ्यताएं आती हैं जिन्होंने व्यापार करना शुरू किया। तो अब मान लीजिए कि आप 2500 BC में कहीं पर रह रहे हैं, इजिप्ट में या मेसोपोटामिया में या फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन में, तो आपको अब पता है कि हाँ कुछ विदेशी सामान होता है, कुछ चीज़ें ऐसी है जो मेरे देश में नहीं मिलती, दूसरे एरिया से आती हैं, लेकिन वो रेयर हैं, वो बहुत ही लग्जरियस आइटम्स के रूप में इस्तेमाल होती हैं। फॉर एग्जाम्पल इजिप्ट की ममीज भारत के कॉटन सिल्क में लपेटी गई थी, लेकिन वो केवल राजा महाराजाओं के लिए कॉटन था। आम आदमी वहां का भारतीय कॉटन नहीं पहन सकता था क्योंकि इतना ज्यादा कॉमन व्यापार या ट्रेड नहीं है, बट स्टिल ट्रेड हैज स्टार्टेड हैपनिंग। तीसरा और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो भी प्रोडक्शन ऑफ गुड्स है वो मोस्टली खुद के इस्तेमाल के लिए होता था। तो अगर कोई व्यक्ति खेती कर रहा है तो वो अपना परिवार का पेट पालने के लिए खेती करता था, इसके लिए नहीं कि इसे बेचकर बहुत अमीर बन जाऊंगा। तो ये प्रॉफिट वाली मेंटालिटी तब नहीं थी। हाँ, व्यापार के साथ धीरे धीरे ये मेंटालिटी आ जाती है, ट्रेड जब होता है तब ये मेंटालिटी आ जाएगी। जब वेपन्स बनने शुरू हुए, जब आयरन एज आती है, तो मान लीजिए आप जीवित हैं सन 1000 BC के आसपास, भारत के अंदर जनपद ईरा है, धीरे धीरे महाजनपद बनेंगे, लड़ाइयाँ शुरू हो चुकी है, और इस समय में जो हथियार हैं वो ऐसे हैं कि एक या दो इंसान को मार सकते हैं। एक तलवार ज़्यादा से ज़्यादा एक समय पर 2 लोगों को मार देगी। तो कोई भी वेपन हो, कितना भी महत्वपूर्ण या कितना भी ज़बरदस्त वेपन हो, वो ज़्यादा से ज़्यादा 10-20 लोगों को मार देगा, इससे ज़्यादा नहीं। लेकिन अब मॉडर्न डे में आप जानते हैं कि ऐसे हथियार एग्जिस्ट करते हैं जो एक समय में लाखों लोगों को मार सकते हैं, न्यूक्लियर वेपन्स। वो कैसे बने? आंसर इज इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। देन लाइफ एक्सपेक्टेंसी, आमतौर पर अभी 100-150 साल पहले तक लाइफ एक्सपेक्टेंसी केवल 35 साल हुआ करती थी। या तो आप युद्ध में मारे जाएंगे, या कोई छोटा मोटा इन्फेक्शन आपको मार देगा, या चाइल्ड बर्थ आपको मार सकता है। कुछ भी चीज़ जो आपको छोटी सी आज लगती है कि ये तो बड़ी आसानी से हम हील कर जाएंगे, वो चीज़ आपको मार सकती थी जस्ट 100 ईयर्स अगो। तो लाइफ एक्सपेक्टेंसी दुनिया में बहुत ही कम थी। फिर ट्रैवल एंड कम्युनिकेशन भी बहुत ही कम था।
बिटवीन फार ऑफ प्लेसेस आप आ जा नहीं सकते थे, इसीलिए जो चला जाता था, जैसे कोई इब्न बतूता हो गया या मार्को पोलो हो गया, तो उसका नाम इतिहास में दर्ज हो गया। फॉरेन ट्रैवलर्स जो हैं वो बहुत ही रेयर हैं। आज के समय में तो हर पांचवा आदमी ट्रैवल ब्लॉगर बना बैठा है इंस्टाग्राम या यूट्यूब पर। तो वैसी व्यवस्था पहले नहीं थी। ट्रैवल कम्युनिकेशन वॉज नॉट वेरी गुड, इट वॉज आइदर नॉन एग्जिस्टेंट और एक्सट्रीमली स्लो। तो अगर आप देखें कि जो आदमी 2500 बीसी में था, मान लो उसको हम टाइम मशीन से ट्रांसपोर्ट करके ले आए सन 1800 के इंग्लैंड में, तो वो कुछ ऐसी वर्कशॉप देकर हक्का बक्का रह जाएगा कि ये क्या हो रहा है, दिस इज कंप्लीटली डिफरेंट देन वॉट आई हैव बिन लिविंग। उसका जीवन बिल्कुल ही अलग है, उसका जीवन बिल्कुल डिफरेंट है जो यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा उससे। और इनफैक्ट ये चेंज इतना व्यापक था। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये इतना व्यापक चेंज या फिर क्यों इंपॉर्टेंट माना जाता है, क्योंकि जो 2500 बीसी वाला आदमी है ना, उसका लाइफस्टाइल और सन 1600 एडी में रहने वाले आदमी का लाइफस्टाइल कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं है। वही खेती हो रही है, कुछ कमोडिटीज़ इधर से उधर लग्जरी गुड्स आ जाते हैं, ट्रेड हो रहा है, वेपन्स अभी भी लगभग वैसे ही हैं, वही तलवार, वही थोड़ा बहुत बारूद का इन्वेंशन हो गया। तो 2500 और 1600 लगभग कितने साल हो जाते हैं, 4000 सालों में दुनिया में इतना चेंज नहीं हुआ जितना अगले 200 साल में हो जाएगा। 1700 वाला आदमी भी ज़्यादा चेंज नहीं देखेगा, लेकिन जो 1800 में जीवित है और जो 1700 में जीवित है, इसने बहुत चेंज देख लिया। और जो 1900 में जीवित है उसने और ज़्यादा चेंज देख लिया। जो 2000 में है वो तो बिल्कुल ही चौंक जाएगा कि कितना चेंज हो चुका है। द स्केल ऑफ चेंजेस दैट हैज बीन ब्रॉट अबाउट सिंस 1750 इज अनप्रेसिडेंटेड। तो जितनी तरक्की मानव सभ्यता ने 7-8 हज़ार सालों में नहीं करी, उससे ज़्यादा तरक्की हमने पिछले 200 सालों में कर ली है। इसीलिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इतना महत्वपूर्ण है। तो जहां पहले हज़ारों साल तक यही कबूतर जा जा चलता था, अब आजकल 1 सेकंड में टेक्स्ट मैसेज हो जाता है। ओके, जहां पहले हाथ से कपड़े बनाए जाते थे, वहां पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में इस तरह की मशीनें आ गई जो धागा आसानी से बना लेती हैं, जिससे कपड़े बन जाते हैं। तो यहां पर शुरू होता है फैक्ट्री सिस्टम। आइए अब बात करते हैं फैक्ट्री सिस्टम के बारे में। फैक्ट्री एक इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का वो यूनिट है या वो बेसिस है जिसको हम आज भी फॉलो करते हैं, और इसने ही इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की नींव रखी। कैसे? देखिए, फैक्ट्री एक ऐसी जगह है जहां पर मशीन्स के माध्यम से प्रोडक्शन हो सकता है। पहले प्रोडक्शन, फॉर एग्जांपल टेक्सटाइल बनाना, तो घर में बनाया जाता था। एक आदमी अपने घर में लेकर वीविंग करता है, या फिर वो डोरी से धागा बनाता है, धागे से आगे कपड़े बनाता है। तो ये काम पहले इंसान अपने हाथ से अपने घर में करते थे। धीरे धीरे वहाँ पर मशीन्स आ गई, सिंपल टूल्स आ गए, जैसे कि आप इन फोटोज़ में देख सकते हैं, और इस तरह के टूल्स के माध्यम से ये काम होने लगा। तो ये पहले लोग अपने घर में करते थे, फिर धीरे धीरे जगह बड़ी होती गई और मॉडर्न डे फैक्ट्रीज़ का जन्म होता है। और प्रोडक्शन की जो फैसिलिटीज़ हैं, ये पहले कोई एक आदमी ओन करता था, लेकिन स्लोली एंड स्टेडीली यहाँ क्या होता है कि एक कैपिटलिस्ट क्लास आ जाती है। क्योंकि अब आपको ज़्यादा मशीनें चाहिए या फिर बड़ी जगह चाहिए, तो आपको पैसा चाहिए। पैसे वाले जो लोग थे, जिनको हम कैपिटलिस्ट कहेंगे आगे चलकर, इन्होंने मशीन्स खरीदने में, जगह खरीदने में इन्वेस्टमेंट किया, और यहाँ पर कुछ लोगों को नौकरी पर रख लिया कि तुम ये वाला काम कर लो और ओनरशिप रहेगी हमारी। तो ऐसे ही कैपिटलिस्ट क्लास की या कैपिटलिज्म का भी जन्म होता है। सो एवरीथिंग रिक्वायर्ड फॉर प्रोडक्शन वाज प्रोवाइडेड बाय द कैपिटलिस्ट फॉर द वर्कर्स हु वर ब्रॉट टुगेदर अंडर वन रूफ। और यही फैक्ट्री सिस्टम मोर और लेस आज भी हम फॉलो कर रहे हैं। अब इसमें सारा मालिकाना हक फैक्ट्री के मालिक का है। ऑल दी ओनरशिप इज ऑफ द फैक्ट्री ओनर इंक्लूडिंग द फिनिश प्रोडक्ट। तो माल कहाँ बेचना है, कितने प्राइस में बिकेगा, वो सब फैक्ट्री ओनर डिसाइड करेगा। और उसके बदले में वर्कर्स को क्या मिल रहा है? एक फिक्स सैलरी, जिसे हम कहते हैं वेज, तनख्वाह। दिस सिस्टम नोन एज फैक्ट्री सिस्टम ब्रॉट ऑन द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। और इसी से जन्म होता है कैपिटलिज्म का भी। तो जो फैक्ट्री सिस्टम ने प्रोडक्शन शुरू किया, उससे देखो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट बदल गए। पहले बैलगाड़ी वगैरह से, घोड़ा गाड़ी से ट्रांसपोर्ट होता था, अब हवाई जहाज़, ट्रेन, बसेस, साइकिल, इन सभी चीज़ों से ट्रांसपोर्टेशन होता है। पहले जहाँ प्रोडक्शन देखिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआती टाइम पीरियड में ऐसा था, वहाँ बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज लगने के बाद अब इस तरह की पावर लूम्स ये धागा बनाती हैं, कपड़ा बनाती हैं। फिर जो ट्रांसपोर्टेशन है उसमें सबसे बड़ा योगदान रेलवे का रहा है। रेलवे ने मानव सभ्यता में ट्रांसपोर्टेशन में क्रांति ला दी। एक जगह से दूसरी जगह तक कम पैसे में अगर कोई ट्रांसपोर्ट करती है तो वो सुविधा केवल रेलवेज हमें प्रोवाइड करता है। अब इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन इंग्लैंड में ही क्यों हुआ, इसके पीछे कई सारे फैक्टर्स हैं। आइए एक एक करके उन सभी फैक्टर्स को बात करते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट है यूके या इंग्लैंड की ज्योग्राफी। देखिए, इंग्लैंड की ज्योग्राफी अगर आप देखें तो इसके पास एक लंबी तटरेखा है। इतनी लंबी तटरेखा का फ़ायदा क्या होता है कि आपका कोई भी बड़ा शहर कोस्ट से 100-150 किलोमीटर से ज़्यादा दूरी पर नहीं है। तो कोई भी वस्तु अगर बनाई जाती है तो उसको तुरंत कोस्ट लाइन पर भेजकर एक्सपोर्ट किया जा सकता है, या कोई रॉ मटेरियल चाहिए तो वो भी बड़ी आसानी से आपके यहाँ तक पहुँच जाएगा। ये कोस्ट लाइन एक बहुत बड़ा फैक्टर था। दूसरा, इनके पास नेचुरली कोल माइंस थी। काफ़ी सारी कोल और आयरन की माइंस इंग्लैंड में मौजूद थी। इसका फ़ायदा भी इन्हें मिलता है। आयरन और कोल जो है, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट रॉ मटेरियल हैं इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के। तीसरा, इंग्लैंड में थोड़ी बेहतर स्टेबिलिटी थी कंपेयर टू अदर पार्ट्स ऑफ यूरोप।
यूरोप में 1500 से लेकर 1800 तक बहुत लड़ाइयाँ होती है। कई बड़े बड़े साम्राज्य थे जो आपस में लड़ते रहते हैं। देयर इज़ 30 ईयर वॉर, 20 ईयर वॉर, पता नहीं कितने कितने सालों की लड़ाई ये लड़ते थे। इसके कारण इनका मिलिट्री एक्सपेंस, एक जो मिलिट्री पर खर्चा है, एक्सपेंस है, वो बहुत ज़्यादा था। फॉर एग्जाम्पल फ्रांस हो गया, ऑस्ट्रिया हंगरी एम्पायर हो गया, इन सब के जो मिलिट्री एक्सपेंसेस हैं दे वर ह्यूज कंपेयर टू इंग्लैंड। तो इंग्लैंड भी मिलिट्री रखता था, उनकी भी नेवी थी, लेकिन कोशिश ये थी कि वो कॉन्टिनेंटल यूरोप की लड़ाइयों में ज़्यादा शामिल ना हो। तो यूरोप की जो ज़्यादातर लड़ाइयाँ हैं 200-250 साल की, उसमें इंग्लैंड अपने आप को थोड़ा बाहर रखता था। एक दो लड़ाइयों में शामिल हुआ था, लेकिन उसका इतना खर्चा नहीं हुआ जितना प्रोबेबली फ्रांस या स्पेन या इटली के जो किंगडम्स हैं उनका होता था। तो ये एक फैक्टर है। पॉलिटिक्स भी वॉज अ बिग फैक्टर। फिर एक और चीज़ जो अच्छी थी वो थी एग्रीकल्चरल सरप्लस। तो देखिए सन 1600 से 1700 के बीच में इंग्लैंड में एक एग्रीकल्चरल रेवोल्यूशन हुआ, जिसके कारण उन्होंने अपनी खेती की जो उपज है उसको काफ़ी बढ़ा दिया। उसके पीछे भी कई फैक्टर्स हैं। मोस्टली ये है कि थोड़े बेहतर टूल्स का उपयोग हुआ, ज़मीन के राइट्स उन्होंने सेटल कर दिए कि भाई ये किसान इस ज़मीन पर करेगा तो उसको मेहनत करने का इंसेंटिव मिल गया कि ये ज़मीन मेरी है, मेरे पीढ़ियों में आगे रहेगी, तो मैं इस पर मेहनत करता हूँ। तो इस तरह के कई बदलाव, पॉलिटिकल बदलाव खेती में हुए थे। रेवेन्यू जो है वो सुधर गया था, और इसके माध्यम से एक बहुत बड़ी आबादी शहरों में सस्टेन हो सकती थी। शहर तभी सस्टेन हो सकते हैं जब गाँव में एक्स्ट्रा अनाज की उपज हो। फिर मर्केंटलिज्म की जो फिलॉसफी है ये इंग्लैंड में घर कर जाती है। ट्रेडिंग फॉर प्रॉफिट, आप वेल्थ बनाना चाहते हैं, प्रॉफिट बढ़ाना चाहते हैं, तो आप मर्केंटलिज्म करेंगे, व्यापार करेंगे, मर्चेंट बनेंगे। तो ये भी एक इंपॉर्टेंट चीज़ है। सेमी स्किल्ड वर्कर, देखिए इंग्लैंड के अंदर पहले से जैसे कोल इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री होने के कारण काफ़ी बड़ी संख्या में वर्कर्स और काम में उपयोग लेने के लिए अवेलेबल थे। तो ये कुछ फैक्टर्स हैं जो इंग्लैंड को इसके लिए एक अच्छी जगह बनाते हैं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के लिए। एक और बड़ा फैक्टर था कॉलोनाइजेशन। तो ब्रिटेन ने अपना एम्पायर बनाना स्टार्ट कर दिया था सन 1600 के बाद में ही। हालांकि ये मैप जो अभी आपको दिखा रहा है ये 1925 का मैप है। तो इसमें जो पिंक कलर में एरियाज नजर आ रहे हैं वो तो बहुत बड़े हैं, ऑलमोस्ट 1/4 ऑफ द वर्ल्ड। बट दिस इज व्हाट हैपेंड आफ्टर 150 ईयर्स ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। अब कई स्कॉलर्स कहते हैं कि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण कॉलोनाइजेशन होता है, लेकिन कुछ कहते हैं कि कॉलोनाइजेशन के कारण इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुआ। जो आज के समय की अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि दोनों एक दूसरे के पूरक थे। यानी कि ब्रिटेन को कॉलोनीज की आवश्यकता थी, इसीलिए क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में जो रॉ मटेरियल चाहिए वो कहाँ से आएंगे, वो यहीं से आएंगे। तो कॉलोनीज से रॉ मटेरियल आते थे जिससे फिनिश्ड प्रोडक्ट बन रहा है। मान लो कपड़ा बन रहा है, अब वो सस्ता कपड़ा बेचोगे कहाँ, तो बेचने के लिए भी कॉलोनीज हैं। तो दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन एंड इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन वेंट ऑन हैंड इन हैंड। और क्यों? क्योंकि दोनों को एक दूसरे की अत्यंत आवश्यकता है। इसीलिए आप भारत की कहानी देखो, इंडिया की जो गुलाम बनने की कहानी है वो कहीं ना कहीं 1750 के आसपास से शुरू होती है। आप अगर जानना चाहते हो तो मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स को देख सकते हो, पाथफाइंडर चैनल पर सारे अवेलेबल हैं। तो वहाँ पर भी आप ये देखोगे कि दोनों की कहानी सेम टाइम पर चल रही है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब शुरू हो रहा है उसी समय कर्नाटिक वॉर्स हो रहे हैं, और वहीं से हम पढ़ते हैं कॉलोनाइजेशन की हिस्ट्री। तो इसीलिए दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत रहती है। कॉलोनीज़ के अंदर कच्चा माल ला सकते हैं कॉलोनीज से, और फिनिश प्रोडक्ट को भी वहाँ पर आप बेच सकते हैं। और हालांकि 1750 में जब ये इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ ही है, तब इनके पास मेनली अमेरिका वाली कॉलोनीज थी, कुछ यहाँ अफ्रीका में, और भारत की तट रेखा पर कुछ छोटे छोटे इनके पास पॉकेट्स ऑलरेडी थे। द प्रोसेस ऑफ कॉलोनाइजेशन वॉज जस्ट टेकिंग ऑफ, और अगले 100 साल में 1850 तक तो ब्रिटेन एक बहुत बड़ा कॉलोनियल सुपर पावर बन जाएगा। फिर एक और बात अच्छी थी कि ब्रिटेन की गवर्नमेंट ट्रांसपोर्टेशन को बढ़ावा देती थी, और उनकी नेवी उनके लिए काफ़ी समय से इंपॉर्टेंट रही है। वो उनके ट्रेड को प्रोटेक्ट करती थी, बिकॉज दे हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग नेवी कंपेयर टू फ्रांस, इटली या ऑस्ट्रिया हंगरी। इनके मुकाबले इनके पास बहुत अच्छी नेवी थी जो इनको कॉलोनाइजेशन में भी मदद करती है और व्यापार में भी मदद करती है। फिर इंग्लैंड का मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंडिचर कम था, क्योंकि ये लड़ाइयाँ थोड़ी सी कम लड़ते थे। इनके राजसी ठाट बाट भी थोड़े से कम थे, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल नहीं थे, लेकिन हाँ कंपेयर टू फ्रांस इनकी लाइफस्टाइल इतनी ज़्यादा हिप एंड हैपनिंग नहीं थी जितनी दूसरे राजाओं की हुआ करती थी। जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी वाले तो गजब ही शान और शौकत में रहते थे, ये इंग्लैंड के राजा थोड़े से सबड्यूड थे। उसका एक बहुत बड़ा कारण क्या है? पार्लियामेंट। तो यहाँ पे जो कानून है, लॉज और पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन वो काफ़ी मजबूत हैं। तो ब्रिटेन में कहीं ना कहीं 1650 के बाद से ही राजा की शक्तियों को बहुत कम कर दिया गया था। राजा की शक्तियाँ 1650 में कम होनी शुरू होती हैं, एंड बाय 1750 इन 100 सालों के अंदर राजा की शक्ति काफ़ी कम हो गई थी। 1750 तक राजा मेनली सेरेमोनियल है, वो केवल फीते काटने के काम में आता है, आकर पार्लियामेंट में एक भाषण दे जाएगा, बस यही है। राजा चाहे तो लड़ाई नहीं कर सकता पड़ोसी देश के साथ, राजा चाहे तो किसी को फांसी नहीं चढ़ा सकता। देयर वॉज अ ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ। कानून का राज आ चुका था इंग्लैंड में बाय 1750, और इसके कारण भी उनकी लाइफस्टाइल थोड़ी सी ठीक ठाक थी। राजा महाराजाओं के खर्चे कम थे, एंड लॉ के कारण यहाँ पर कोई भी फैक्ट्री सेटअप करेगा
क्योंकि उसे पता है कि कल को मेरी फैक्ट्री पे कोई कब्जा नहीं कर लेगा, या फिर कभी राजा को पसंद आ गई तो राजा हड़प नहीं लेगा मेरी फैक्ट्री को। सो बिकॉज ऑफ दिस दैट स्ट्रॉन्ग प्रॉपर्टी लॉज, पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस, यहाँ की जो स्थिति है वो दूसरे यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले काफ़ी बेहतर है। फॉर एग्जाम्पल रशिया देख लो, तो रशिया में तो इस समय एब्सोल्यूट मोनार्की है, ठीक है, रशिया में एब्सोल्यूट मोनार्की है। और एब्सोल्यूट मोनार्की का मतलब ये होता है कि वहाँ जो राजा चाहेगा वैसा करेगा, तानाशाह की तरह वो बिहेव कर सकता है और उस पर कोई अंकुश लगाने का कानून नहीं है। ऐसे में कभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन फल फूल नहीं सकता। फिर उसके बाद रिसोर्स इन द फॉर्म ऑफ कॉलोनीज, ये हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। साइंटिफिक इन्वेंशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, कई सारे इन्वेंशन हुए जिसके बारे में आगे अभी बात करेंगे। बैंक्स और बैंकिंग सिस्टम यहाँ पर मौजूद था। हालांकि देखो अब इनमें से कई फैक्टर दूसरे देशों में भी हैं, ठीक है, ऐसा नहीं है कि ये सारे फैक्टर केवल ब्रिटेन में है। तो फिर यहाँ पर ही क्यों हुआ, इसका मैं कुछ रीज़न आपको बताता हूँ। फिर देखिए इंसेंटिव टू इन्वेंट एंड अडॉप्ट मशीन, अगर आप पैसा लगाकर मशीन लेकर आते हो तो आपका प्रॉफिट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो ये इंसेंटिव लोगों को समझ में आ गया। अब ऐसा नहीं है कि मशीन 1750 के पहले थी नहीं, प्रिंटिंग प्रेस, एयर पंप, एक अच्छा सा हल, ये भी सब टूल्स हैं, मशीन्स हैं, ये पहले भी मौजूद थे। और लाखों तो नहीं, हज़ारों सालों से मानव सभ्यता यही कर रही थी कि पुराने टूल को थोड़ा और बेहतर बनाया जाए, पुराने स्किल्स को और बेहतर किया जाए, ये काम करते आ रहे थे। लेकिन ये जो प्रोसेस है 1750 के बाद में इसमें रॉकेट लग जाएगा, ये बहुत तेज़ी से होने वाला है। ओके, इसीलिए लोगों के रहन सहन का तरीका, सोचने का तरीका, सब कुछ बदल गया। अब इस बात पे थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं कि ये क्रांति देखो दूसरे देशों में क्यों नहीं हुई। तो देखो फ्रांस का मैंने आपको रीज़न बता दिया, यहाँ पर लड़ाई झगड़ा ज़्यादा चल रहा था, मोनार्की थी, कानून इतने ज़्यादा स्ट्रांग नहीं थे, इसीलिए यहाँ नहीं हो पाया। रशिया में या ऑस्ट्रिया हंगरी में, इन सभी देशों में यही रीजंस थे, ठीक है। फिर कोल गैस वाले रीजंस भी कुछ कुछ हैं, लेकिन जैसे अब रशिया तो है वो नेचुरल रिसोर्सेज में अबंडेंट है, बट वहाँ की पॉलिटिकल सिचुएशन ठीक नहीं थी। भारत और चाइना ये दो सबसे बड़े देश थे 17वीं शताब्दी में। 17th सेंचुरी की अगर आप इकोनॉमी देखें, यानी कि सन 1600 से 1700 के बीच की अगर आप इकोनॉमी देखोगे, तो इंडिया और चाइना उस समय दुनिया का ऑलमोस्ट वन फोर्थ प्रोडक्शन रखते थे। यानी पूरे वर्ल्ड की जीडीपी का 1/4 भारत और 1/4 लगभग चाइना था। और अगर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कहीं हो सकता था तो वो इन दो देशों में। लेकिन इन दोनों देशों के अंदर अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिकल सिचुएशन चेंज हो जाती है। भारत में 1707 के बाद से मुगल एम्पायर बिल्कुल बिखरना शुरू हो गया। स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल यूनिटी या एंटिटी नहीं रही, ना ही उत्तर भारत में ना दक्षिण भारत में। फिर ब्रिटिश आ जाते हैं और 17th-18th सेंचुरी की कहानी पूरी मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर्स में आप देख सकते हैं। तो वो जो बिखराव है वो भारत में कभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाने नहीं देता है। और हमारा इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन आता उससे पहले ही ब्रिटेन ने आकर यहाँ पर कॉलोनाइजेशन कर दिया, और वो तो चाहते ही नहीं थे ना कि हम फिर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लाएं। अरे भैया, अगर हमारे देश में ये औद्योगिक क्रांति आ जाती तो हमारे रॉ मटेरियल हम इस्तेमाल करते, वो नहीं कर पाते। तो इसीलिए ये काम इन्होंने ना तो इंडिया में होने दिया, ना ही चाइना में होने दिया। अब चाइना में हालांकि इनका हस्तक्षेप 1800 के बाद ज़्यादा आता है, लेकिन चाइना की एक प्रॉब्लम थी कि ये विदेशियों के साथ ज़्यादा डील नहीं करना चाहते थे। तो चाइना का कल्चर ऐसा है दैट दे डोंट लाइक फॉरेनर्स वेरी मच। खास करके पहले तो बहुत ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस रखते थे, फॉरेनर्स को अंदर अपने देश में आने भी नहीं देते थे। फॉर एग्जांपल हांगकांग, तो विदेशियों को, अंग्रेज़ों को केवल हांगकांग शहर में रहकर व्यापार करने की अनुमति थी। हांगकांग डेवलप ही इसीलिए किया गया था कि ये जो तुम विदेशी आ रहे हो, ये बस इस शहर में रहो, यहाँ से हमारे साथ व्यापार करो, अंदर आने की आवश्यकता नहीं है। तो ये इस तरह का जो नेचर है, ये जापान, चाइना, इन देशों को थोड़ा सा पीछे रख लेता है। जबकि ब्रिटेन, फ्रांस, ये अपने लोगों को बाहर भेजते थे, व्यापार को बढ़ावा देते थे, और इनके यहाँ इस प्रकार की कोई रोक टोक नहीं है। तो इंडिया, चाइना वेर मच मोर इंटरनलाइज्ड देन द यूरोपियन इकोनॉमीज। और दूसरा एक और प्रॉब्लम, चाइना के पास नेवी नहीं थी, ये सबसे बड़ा फैक्टर था। चाइना और भारत दोनों के पास कोई बहुत स्ट्रॉन्ग नेवी नहीं थी। अब यहाँ पर कुछ लोग कहेंगे कि सर मराठा एम्पायर ने नेवी बनाई थी, लेकिन इट वॉज नोवेयर नियर व्हाट द ब्रिटिश हैड, व्हाट द पोर्चुगीज हैड। पोर्चुगीज़ और ब्रिटिश के सामने वो नेवी कहीं पर भी नहीं थी। और चाइना ने तो नेवी पे बहुत ज़्यादा पैसा खर्च किया ही नहीं कभी, क्योंकि उन्हें आवश्यकता नहीं पड़ती थी। और जापान जो है वो पूरी तरह से इंटरनलाइज्ड था, वो तो बाहरी व्यक्तियों को अपनी धरती पर कदम भी नहीं रखने देते थे, ना ही अपने लोगों को बाहर जाने देते थे। तो जापान में ये वाले रिस्ट्रिक्शन भी बहुत हैं, जापानीज पीपल वर नॉट अलाउड टू गो आउटसाइड। तो इसीलिए चाइना, जापान, भारत, ये देशों में कभी इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन शुरुआत में नहीं आ पाया। इट स्टार्टेड इन ब्रिटेन। अब बात करते हैं इन्वेंशंस की। तो इन्वेंशंस पर से काफ़ी सवाल पूछे जाते हैं, कौन सा इन्वेंशन है, किसने किया, ये वनडे एग्जाम्स में काफ़ी पूछा जाता है। यूपीएससी अभी तक इस तरह के सवाल नहीं पूछता था, लेकिन कोई भरोसा नहीं है, कभी पूछ लें तो याद रखो कि देखिए टेक्सटाइल इंडस्ट्री, इसमें क्या क्या इन्वेंशन हुए। सबसे पहले जो बड़े बदलाव हैं या इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की शुरुआत है वो कपड़ा उद्योग में ही हुआ। तो कपड़ा बनाना एक ऐसा काम है जो हर कोई करता था। इंडिया, इजिप्ट, मेसोपोटामिया, सभी जगह कपड़ा बनता था। इंडिया में बहुत अच्छी क्वालिटी का बनता था, चाइना में भी बहुत अच्छी क्वालिटी का बनता था, क्योंकि हमारे यहाँ पे कॉटन बहुत उगता है। सो वी हैड वन ऑफ द बेस्ट टेक्सटाइल्स इन द एंटायर वर्ल्ड। अब ऐसा नहीं है कि इंग्लैंड में टेक्सटाइल नहीं होता है, वहाँ भी होता था, पर वहाँ इतने स्तर पर नहीं जितना भारत के स्तर पर है। तो मैकेनाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा इस इंडस्ट्री को ब्रिटेन में मिलता है, और 1830 आते आते ये पूरी तरह मैकेनाइज हो जाती है। तो सबसे पहला इन्वेंशन है जॉन के का फ्लाइंग शटल लूम।
तो जॉन के ने 1733 में इसका आविष्कार किया था और इसके कारण आप बहुत सारे ब्रॉड फैब्रिक्स कम समय में वीव कर सकते हो। तो ये वो फ्लाइंग शटल लूम है, इससे काम बड़ा फास्ट हो जाता है। एक्चुअली ये इस कोने से इस कोने तक ऐसे उड़ते हुए जाती थी, इसीलिए इसे फ्लाइंग शटल कहते हैं। फिर आती है स्पिनिंग जेनी। तो ये इनके निकनेम है। स्पिनिंग जेनी क्या है? ये जेम्स हारग्रीव्स के द्वारा बनाई गई एक मशीन है जिसको एक व्यक्ति ऐसे पहिया घुमाकर चला सकता है। तो इसको ऑपरेट करना बड़ा आसान था। इसमें जैसे आप एक हैंडल लगा दीजिए और जैसे साइकिल का टायर आप घुमा रहे हो, कुछ उसी प्रकार का ये सिस्टम है। इस फोटो में आप देख सकते हैं एक महिला जो है इसको हाथ से अपने हैंडल से घुमा रही है और इसमें नीचे ये सारा काम हो जाएगा। तो ये एक सिंपल टूल है, इसमें आप देखेंगे तो ज़्यादा कोई बिजली की आवश्यकता भी नहीं है। ये तो हाथ से ऑपरेट हो रहा है ना, ये तो एक इंसान के मैकेनिकल पावर को कन्वर्ट कर रहा है अलग अलग तरीकों में। तो ये आविष्कार भी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आदमी से आप वो काम करवा रहे हो जो जनरली पहले 8-10 लोग किया करते थे। तो ये एक आदमी पहले एक स्पिंडल घुमाता था, फिर उससे वो धागा लपेटा जाता था। अब ये काम यहाँ पर एक ही व्यक्ति कर सकता है। तो इससे बहुत फास्ट रेट पर आप बना सकते हो। सो दिस प्रोवाइडेड वीवर्स विद यार्न एट अ फास्टर रेट देन दे कुड वीव इनटू फैब्रिक। तो इतना धागा बनने लग गया कि कपड़ा बनाना इनके लिए मुश्किल था। धागा ज़्यादा बन रहा है, कपड़ा कम बन पा रहा है। तो ये स्पिनिंग जेनी ने बदलाव किया। फिर आती है वाटर फ्रेम। ये बनाई रिचर्ड आर्कराइट ने 1769 में। इसने मजबूत धागा बनाने की शुरुआत करी। इट मेड इट पॉसिबल टू वीव प्योर कॉटन फैब्रिक्स रादर देन फैब्रिक्स दैट कंबाइंड लिनन एंड कॉटन यार्न। तो लिनन एक प्रकार का फ्लैक्स मटेरियल होता है, इससे बहुत मजबूत कपड़े बनते थे। तो ये लिनन मटेरियल और प्योर कॉटन, जिससे आप अक्सर कपड़े जो आप अपने तन पर ढकते हैं वो वाले कपड़े कॉटन से बनाए जाते थे। तो इन दोनों को पहले मिक्स करके बनाते थे लोग, मजबूती के लिए लिनन और कॉटन मिक्स होते थे। पर अब आप प्योर कॉटन का फैब्रिक बना सकते हो इसकी मदद से, क्योंकि अगर आप पहले का कॉटन देखेंगे तो वो इतना मजबूत नहीं होता था। ठीक है, कपड़ा फट जाता था जल्दी। आज के समय में आप देखोगे कि कपड़े आप चाहो तो चला सकते हो, उनको 8-10 साल कोई फर्क नहीं पड़ता, 10-20 ईयर्स भी चला सकते हो। वो हम चलाते नहीं है फैशन वैशन के कारण, वो बात अलग है। बट अगर आप मजबूती के लेवल पर देखोगे तो कोई भी कपड़ा आज के समय में काफ़ी मजबूत है। उसका कारण है कि धागा मजबूत हो गया है, और इस धागे को मजबूत करने का शुरुआती काम किया था इस मशीन ने। तो इसमें मजबूत धागा बनने की शुरुआत होती है। फिर आता है स्टीम इंजन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखिए, स्टीम इंजन के अंदर कोई एक आविष्कारक नहीं है, क्योंकि इस पर कई लोगों ने अपने अपने एडिशंस किए। लेकिन जो शुरुआत है वो जेम्स न्यूकॉमन ने करी थी 1705 में, और जेम्स वॉट ने इसको मॉडर्न डे वाला जो इंजन है उसका स्वरूप दिया। तो जेम्स वॉट का जो स्टीम इंजन है ये हीट एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है। तो आप कोयला को आग लगाइए, उससे पानी गर्म करिए, भाप बनती है, और वो भाप इस मैकेनिकल पार्ट को घुमा देगी। तो पहले जहां इस पहिए को घुमाने के लिए इस मशीन में एक औरत की या एक आदमी की ज़रूरत थी, हाथ चलाना पड़ता था और हाथ आपका दुख जाएगा 2-4 घंटे में। अब आपको इंसान की ज़रूरत ही नहीं है, आपको चाहिए बस थोड़े से कोयले लाकर पानी गर्म करो, स्टीम चलाओ, और स्टीम से ही अपने आप सारा कुछ घूमना शुरू हो जाएगा। तो स्टीम इंजन ने ह्यूमन लेबर को ऑब्सोलीट बना दिया। जो इंसान के हाथ पांव चलाने से काम होता था पहले, वो अब कोयला जलाने से हो रहा है। और कोयला बहुत है, ज़मीन से निकालो खोद खोद के, उसको गर्म करो और उससे स्टीम इंजन वाली मशीनें चला लो। तो पहले जहां पर एक आदमी को अपना हाथ घुमाना पड़ता था इस तरह से, अब उसको हाथ घुमाने की आवश्यकता नहीं है। अब ये काम मशीन कर लेगी, ये काम आप स्टीम इंजन से कर सकते हैं। तो इसीलिए वॉट का इन्वेंशन जो है ये बहुत ताकतवर था, ये बहुत इंपॉर्टेंट था। परहैप्स इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में अगर कोई सबसे इंपॉर्टेंट मशीन है तो वो ये वाली थी। अब इससे आप कुछ भी कार्य करवा लो, ऐसा नहीं है कि केवल इससे आप ट्रेन चला सकते हो। जैसे आमतौर पर आज हम मानते हैं कि जेम्स वॉट के स्टीम इंजन से ट्रेन चलनी शुरू हुई, तो हाँ वो भी चलनी शुरू होती है, पर आप और भी कुछ कर सकते हो। ठीक है, बहुत कुछ कर सकते हो। ही ऑल्सो इन्वेंटेड केमिकल प्रोसेसेस फॉर कॉपिंग डॉक्यूमेंट्स। ये जेम्स वॉट की बात कर रहे हैं, ये बहुत बड़े आविष्कारक थे। ऑल्सो क्रिएटेड यूनिट ऑफ मेजरमेंट बेस्ड ऑन कंपेयरिंग मैकेनिकल पावर विद दैट ऑफ प्रीवियस यूनिवर्सल पावर सोर्स द हॉर्स। तो इसीलिए आज आप देखिए, जब किसी गाड़ी के इंजन की बात होती है तो हम हॉर्स पावर कहते हैं कि इसके अंदर 100 हॉर्स पावर है, यानी कि 100 घोड़े जो काम करते थे वो अब एक छोटा सा इंजन कर लेता है। अमूमन नॉर्मली जो गाड़ियाँ आती है मार्केट के अंदर वो 100 हॉर्स पावर की होती हैं। तो आप समझिए इस बात को कि 100 घोड़ों की जो शक्तियाँ हैं वो उस छोटे से इंजन के अंदर, आपकी छोटी सी गाड़ी के अंदर 100 घोड़े की शक्तियाँ एक साथ चल रही हैं। तो ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। 100 घोड़ों की जगह एक इंजन से आप काम ले सकते हैं। सो वॉट्स मेजरमेंट ऑफ यूनिट हॉर्स पावर इक्वेटेड द एबिलिटी ऑफ अ हॉर्स टू लिफ्ट 33,000 पाउंड्स 1 फुट इन 1 मिनट। ये उसका ओरिजिनल कैलकुलेशन है। अभी यूपीएससी के लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, साइंस में ज़्यादा रेलेवेंट है, मतलब हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। सो हॉर्स पावर आज भी एक यूनिवर्सल इंडेक्स है मैकेनिकल एनर्जी का। आज भी अगर आप कहीं गाड़ी वाड़ी खरीदने जाओगे तो उसके हॉर्स पावर की ही चर्चा होती है कि इतने हॉर्स पावर का इंजन है। तो वॉट के इन्वेंशन से स्टीम इंजन बना, इसके अलावा स्टीम जहाज़ बने। तो पहले स्टीम बोट चलती थी, वो भी यहाँ पर कोयले को जलाकर मैकेनिकली इस पहिए को घुमा रही है और इससे वो बोट आगे बढ़ेगी। तो ये स्टीम इंजन, स्टीम बोट, ये सारे आविष्कार होते हैं। इसी से धीरे धीरे आता है क्या, इंटरनल कंबशन इंजन, जिससे आज सारी कार्स और व्हीकल्स चलते हैं,
है ना। अब बैटरी की बात मत करना, वो एक अलग टेक्नोलॉजी है। तो अब इन मशीनों के माध्यम से जब कपड़ा बनने लगा ब्रिटेन में, तो इन्हें रॉ मटेरियल कॉटन की आवश्यकता थी। ब्रिटेन में कॉटन नहीं उगता है, नाम मात्र का थोड़ा बहुत उग जाता है। ज़्यादातर कॉटन वाले एरियाज भारत और चाइना में हैं। तो भारत से कॉटन का आयात बहुत बड़े स्तर पर बढ़ गया। इनफैक्ट इंग्लैंड का डेटा हमारे पास अवेलेबल है कि कितना कॉटन इन्होंने इंपोर्ट किया। 1760 में जहाँ 1 मिलियन किलोग्राम था, 1815 में ये 50 मिलियन किलोग्राम और 1840 में 250 मिलियन किलोग्राम हो गया। अब अगर आप इसको भारत की हिस्ट्री से कोरिलेट करोगे तो आप सोचिए कि क्या इवेंट हुए थे 1800 और 1840 के बीच में। अगर आपको याद हो 1800 और 1840 के बीच में कुछ मराठा युद्ध हुए, कुछ कोई मैसूर युद्ध हुए थे अंग्रेज़ों के। तो उनके कारण बहुत सारा एरिया इन्हें मिल जाता है जहाँ पर कॉटन प्रोड्यूस होता है, और वहीं एरियाज़ के कॉटन इंग्लैंड लाए जा रहे हैं। कितना वृद्धि है, 80 साल में 250 गुना की वृद्धि। रॉ कॉटन का इतना इंपोर्ट हो रहा है और इससे फिर बन रहा है कपड़ा। तो पूरा प्रोडक्शन रेवोल्यूशनाइज हो चुका है। अब बात करते हैं रेलवे की। तो देखिए, रेलवे के शुरुआती समय में एक इंपॉर्टेंट आविष्कार है स्टीफनसन्स रॉकेट। अब ये कोई असली रॉकेट नहीं है, ये बेसिकली एक इंजन था जो इतना तेज चलता था कि उस समय के लोगों को लगता था कि ये तो रॉकेट की गति से चल रहा है। तो ये एक शुरुआती लोकोमोटिव इंजन है, इट्स अ स्टीम लोकोमोटिव, जिसको पहली बार लिवरपूल और मैनचेस्टर के बीच में ट्राई किया गया था, और ये काफ़ी एफिशिएंट था। तो 1829 से आप देख सकते हैं कि रेलवेज की शुरुआत हो चुकी है। इनफैक्ट कुछ ट्रायल्स उसके पहले भी हुए थे छोटे मोटे, लेकिन 1830 आप मान के चल लो या 1829 वो डेट है जब रेलवे की शुरुआत हो जाती है। और उसके बाद धीरे धीरे ये इंजन स्टीफनसन रॉकेट से इतने कॉम्प्लेक्स होते गए, और ये एक 19वीं शताब्दी या 20वीं शताब्दी की शुरुआत का एक टिपिकल स्टीम इंजन का यहाँ पर मैं आपको वीडियो दिखा रहा हूँ, जहाँ पर स्टीम के पावर से ये पहियों को घुमाया जा रहा है। स्टीम के पावर से ये पहिए घूम रहे हैं और इससे ये पूरी ट्रेन आगे खींची जाएगी। फिर बात करते हैं एक मील की। तो एक मील कैसे काम करती है, देखिए यहाँ पर एक नदी बह रही है, इस नदी से एक पहिया घूम रहा है, और ये पहिया मैकेनिकल पावर को सप्लाई कर रहा है कहाँ पर, अलग अलग फ्लोर्स पे, और इसके घूमने के कारण ये सारी मशीन्स घूमती रहेंगी। तो ये एक टिपिकल न्यू इंग्लैंड टेक्सटाइल मील है। न्यू इंग्लैंड मतलब अमेरिका का एरिया है जो नॉर्थ ईस्ट वाला, न्यूयॉर्क के आसपास का, उसको न्यू इंग्लैंड कहा जाता था। तो यहाँ पर पानी से एक पहिया घूम रहा है, इससे मशीन्स के गेयर्स घूम रहे हैं और उससे कपड़ा बन रहा है। रॉ कॉटन फाइबर जो है उसको ट्विस्ट करके धागा बनाया जा रहा है, फिर उस धागे से आगे आप कपड़ा बना सकते हो। तो यहाँ पर बिजली की भी आवश्यकता नहीं है, कोयले की भी नहीं है, आप पानी से भी पावर को इस्तेमाल कर सकते हो। आपको तो बस एक पावर सोर्स चाहिए। आज ये सब काम बिजली से होता है, पहले ये काम पानी की शक्ति से होता था। आपको तो केवल पानी की शक्ति से ये पहिया घुमाना है। तो इसीलिए शुरुआती जो मील्स हैं वो हमेशा या तो नदियों के पास में या किसी कैनाल के पास में बनाई जाती थी, जिससे कि वो पानी का उपयोग ले सकें, ठीक है। और इस तरह की 2 या 3 मंजिल की मील या फैक्ट्री एक तरह से बनने लग गई। अब जो कपड़े की फैक्ट्री होती थी उसको मील कहा जाने लगा। तो ये लॉवेल न्यू इंग्लैंड कॉटन मील का एक एग्जाम्पल या डायग्राम है, इसको आप चाहो तो आराम से पॉज करके देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पर कपड़े बन रहे हैं। फिर बात करते हैं कोल की। तो देखिए, कोयला एक बहुत इंपॉर्टेंट रिसोर्स है इस पूरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में। इनफैक्ट आप कह सकते हो कि कोयला नहीं होता तो कुछ नहीं हो पाता। वैसे तो देखो हर फैक्टर में यही है, मानव इन्वेंशन या ह्यूमन ब्रेन अगर इन्वेंशन नहीं करता तो भी कुछ नहीं हो पाता। पर हाँ, नेचुरल रिसोर्सेज और कोयले का बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि कोयला इंग्लैंड में एक तो धरती के बहुत ही नज़दीक है, तो उसको खुदाई में ज़्यादा समय या फिर रिसोर्सेज नहीं लगते, है भी बहुत सारा। फिर ये चीप सोर्स है हीट का कंपेयर टू वुड। आपको बहुत सारी लकड़ी चाहिए तब आपका हाई टेम्परेचर आता है, लेकिन कोयले में ये हाई टेम्परेचर बहुत ही कम क्वांटिटी में हो जाएगा। ओके, तो 1 किलोग्राम कोयला वो काम कर देगा जो शायद 10, 20, 40, 50 किलोग्राम लकड़ी कर पाएगी। तो इसीलिए ये बहुत ही कॉम्पैक्ट, डेंस और अच्छा हीट सोर्स है, और इतना अच्छा है कि आज दिन तक 21वीं शताब्दी में भी हम इसका कोई बहुत बढ़िया अल्टरनेटिव नहीं ढूंढ पाए हैं। मोस्टली इंडिया के अंदर भी आपको पता होगा कि जो बिजली का उत्पादन हो रहा है वो कोयले से ही हो रहा है। कोशिश है कि धीरे धीरे सोलर की तरफ मूव करेंगे, लेकिन अभी भी मेजॉरिटी जो है वो कोयले से ही होता है। Rudimentary steam engines were first invented to pump water out of the coal mines. They were improved upon later. तो जो स्टीम इंजन की शुरुआत है वो पहले इसीलिए हुई थी कि कोयले की खदानों से पानी को बाहर निकालना है। फिर आयरन प्रोडक्शन जो है वो कमर्शियल लेवल पर हो पाया क्योंकि कोल बहुत था। क्योंकि कोल होता है तभी आप आयरन ओर से आयरन को अलग कर सकते हैं, और इस लोहे ने मशीन टूल, ट्रेन और कई प्रकार की इंडस्ट्रीज को जन्म दिया। अब इस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कुछ पॉजिटिव इंपैक्ट्स और नेगेटिव इंपैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। देखिए, फैक्ट्री सिस्टम इसका पहला पॉजिटिव इंपैक्ट है। ये सिस्टम जेन्युइनली बहुत ही एफिशिएंट है और आज दिन तक फॉलो किया जाता है। फैक्ट्री के अंदर हर प्रोसेस का एक स्टैंडर्ड तरीका है। मान लीजिए कि आप एक बिस्किट बनाने की फैक्ट्री चला रहे हैं, तो उसमें पहले बिस्किट बनेगा, फिर उसकी पैकेजिंग होगी, फिर उसको आगे ट्रांसपोर्ट किया जाएगा। तो ये सारा मेथड जो है ये इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन की ही देन है। चलिए, बिस्किट थोड़ा ज़्यादा सिंपल चीज़ हो गई। मान लीजिए एक कार बन रही है, तो कार में पहले उसकी बॉडी बनेगी, फ्रेम आएगा, फ्रेम के बाद में उसमें पेंटिंग होगी, फिर इंजन और कंपोनेंट्स फिट होंगे, फिर पहिए लगेंगे। तो ये सब काम लाइन बाय लाइन होता है, इसको फैक्ट्री सिस्टम कहा जाता है। और ये फैक्ट्री सिस्टम की शुरुआत
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन से ही होती है और इसके कारण आज भी हम मैसिव प्रोडक्शन क्वांटिटीज़ हासिल कर पाते हैं। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्ट, आज अगर आप एक ट्रेन पकड़ के दूसरे शहर पहुंच जाते हैं, फ्लाइट पकड़ सकते हैं, कार चला सकते हैं, तो वो भी इसी की देन है, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, चाहे वो टेलीफोन हो, टेलीग्राफ हो, ये सब इसीलिए पॉसिबल हो पाए क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ने उसके बेसिक प्रोडक्ट्स को तैयार कर दिया था। तार बनाने की टेक्नोलॉजी आई थी, इसीलिए आगे टेलीफोन बना, टेलीग्राफ बना और मोबाइल कम्युनिकेशन टावर्स बने। रोड, ब्रिजेस, रेलवे ट्रैक्स, कैनाल, ये सारे ट्रांसपोर्ट मेथड्स पहले से एग्जिस्ट करते थे अपार्ट फ्रॉम रेलवे, लेकिन ये सब नए नए बने और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन को सपोर्ट करने के लिए बेहतर क्वालिटी के बनाए गए। तो मॉडर्न डे रोड्स, ब्रिजेस, कैनाल जो भी आप देखते हैं वो सारे मोस्टली इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कारण ही बने हैं। अर्बनाइजेशन, ये इसके कारण होता है, लोग शहरों में आते हैं, आज हमें क्लीन वाटर, सीवरेज सिस्टम प्रॉपर मिलता है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिलती है जो सब पहले गाँव में नहीं मिलता था। कोई हंगर और फेमाइन नहीं है, सरप्लस फूड एक से दूसरी जगह इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है। मान लीजिए कि कभी असम के अंदर अनाज की आवश्यकता है तो उसे गुजरात से या पंजाब से या तमिलनाडु से ट्रांसपोर्ट किया जा सकता है बड़ी आसानी से। सरकार को केवल 5 या 6 ट्रेन चलानी पड़ती है और वो अनाज आराम से ट्रांसपोर्ट हो जाएगा। तो ये इसीलिए पॉसिबल हो पाया बिकॉज वी हैव कम्युनिकेशन प्लस ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम्स, ऑल बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। आज के समय दुनिया इतनी कनेक्टेड है कि आप यूएस और इंडिया में बैठा एक व्यक्ति वीडियो कॉल पे बात कर सकता है। इफ़ यू आर सिटिंग इन इंडिया, यू कैन टॉक ऑन वीडियो टू एनी पर्सन सिटिंग एनीवेयर इन द वर्ल्ड। आप ये लेक्चर इनफैक्ट देख पा रहे हो, ये भी कहीं ना कहीं इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की देन है कि मैं बैठकर पढ़ा रहा हूँ अपने घर पे और आप इसको अपने घर पे वीडियो देख रहे हैं। अब चाहे हम 100 किलोमीटर दूर हों, 1000 किलोमीटर, या हो सकता है 10,000 किलोमीटर की भी दूरी हो, बट एवरीथिंग इज पॉसिबल क्योंकि दुनिया भर में इंटरनेट केबल्स बिछाई जा चुकी हैं समुद्र के नीचे जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स तक को जोड़ देती हैं। लेकिन इस पूरे इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के कुछ नेगेटिव इफेक्ट्स भी हैं। नंबर 1, कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म वॉज पॉजिटिव ऑल्सो बट नेगेटिव ऑल्सो। कैपिटलिज्म का मतलब है कि एक आदमी या एक व्यक्ति सोर्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन कर रहा है। जिस चीज़ों से, जिन मशीन से ये वस्तुएं बन रही हैं उनका मालिक एक व्यक्ति है और सारा प्रॉफिट भी उसी को जा रहा है। तो रिसोर्सेज ऑफ प्रोडक्शन वेर ओन्ड एंड कंट्रोल्ड बाय द फ्यू। तो आबादी के अंदर वही व्यक्ति अमीर होगा जिसके पास शुरुआत में 100 रुपये थे एक फैक्ट्री डालने के, वो 1000 रुपये वही कमा रहा है और बाकी सब जो हैं वो 1-1 रुपया तनख्वाह पर काम कर रहे हैं। तो ये मीन्स ऑफ प्रोडक्शन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। जिसके पास पैसा है मीन्स ऑफ प्रोडक्शन ओन करने का, वही अमीर होगा। और ये कैपिटलिज्म ही अल्टीमेटली कई रेवोल्यूशंस को भी लेकर आता है। वर्कर्स बगावत करेंगे, 100-150 साल बाद वर्कर रेवोल्यूशंस होंगे, वर्कर राइट्स के लिए बड़े बड़े आंदोलन होंगे, वो सब भी इसी की एक देन है। एक्सप्लॉयटेशन ऑफ वर्कर्स, तो मजदूरों से बहुत लंबे समय तक काम करवाया जाता था, उन्हें कोई प्रोटेक्टिव गियर नहीं मिल रहा है, हजार्डस अनहाइजेनिक वर्किंग और लिविंग कंडीशंस हैं जिसके कारण कई बीमारियां फैलती थी। फॉर एग्जांपल लंदन में अगर कोई मजदूर रह रहा है 1840 और 50 के दशक में तो कॉलेरा से उसकी मौत होना लगभग तय था। इतना कॉलेरा फैलता था 1800s के अंदर कि हज़ारों की संख्या में लोग मर जाते थे। अब कॉलेरा का इलाज है, हमारे पास एंटीबायोटिक्स हैं, उस समय कोई इलाज नहीं था। इनफैक्ट बीमारी फैलती कैसे है ये भी हमें नहीं पता था। ट्रेडिशनल वीवर्स एंड वर्कर्स वेर वाइप्ड आउट बाय मशीन। जो व्यक्ति हाथ से काम करता था वो बिल्कुल वाइप आउट हो गया। तो आज भी आप देख लीजिए भारत के अंदर भी ये प्रॉब्लम आई कि जो हाथ से बनाते थे, हैंडीक्राफ्ट का काम करते थे, वो लोग बेरोजगार हो गए क्योंकि सस्ता प्रोडक्ट, उनसे बेहतर प्रोडक्ट मशीन्स बनाकर बेच रही हैं। चाइल्ड लेबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है क्योंकि बच्चों को एम्प्लॉय करना चीपर था और महिलाओं को भी एम्प्लॉय करना चीप था या सस्ता था, इसीलिए ये दोनों को ज़्यादा एम्प्लॉय किया जाता था और इनका काफ़ी शोषण हुआ। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि अब इसका एक पॉजिटिव इम्पैक्ट भी है कि महिलाएं खेती के अलावा कुछ और काम में भी आती हैं बाहर, लेकिन इसका नेगेटिव इम्पैक्ट भी था कि बच्चों का शोषण यहाँ ज़्यादा होता है। रॉ मटेरियल ज़्यादा चाहिए तो आपको ज़्यादा कॉलोनीज बनानी पड़ेंगी और इसीलिए इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन कोलोनियल एक्सपांशन को भी बढ़ावा देता है, साम्राज्यवाद को बढ़ावा दिया, इंपीरियलिज्म को इससे बढ़ावा मिलता है। भारत जैसे देश जो ऑलरेडी अच्छे खासे इंडस्ट्रियलाइज थे, उनकी इंडस्ट्रीज पूरी तरह से बर्बाद कर दी गई। देयर वाज अ कंप्लीट डी इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ कॉलोनीज लाइक इंडिया। और इस पर मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर मैंने एक लेक्चर में डिस्कस किया है, प्लीज़ उसे देखिएगा, वो काफ़ी डिटेल में भारत के बारे में बात करता है। पॉपुलेशन इंक्रीज, जैसे जैसे शहर बढ़ते गए, स्लम्स बढ़ते गए, तनख्वाह कम है, लिविंग कंडीशंस अच्छी नहीं है। यूरोप की पॉपुलेशन 1750 में 140 मिलियन थी, वो बढ़कर 463 मिलियन हो जाती है 150 साल के अंदर। अब इतने बड़ी आबादी को सस्टेन करने के लिए शहर तैयार नहीं थे, तो पॉल्यूशन बढ़ जाता है, हेल्थ और एनवायरमेंट कंसर्न्स बढ़ जाते हैं। और यूरोपियन नेशंस जो हैं ये इतने ताकतवर हो गए 18वीं और 19वीं शताब्दी में कि ये 2 वर्ल्ड वॉर करवा देंगे 20वीं शताब्दी की शुरुआत में। ड्यूरिंग 1600-1700 के यूरोपियन देश दुनिया में सबसे ताकतवर नहीं थे। तब ज़्यादा बड़े ताकतवर देश, अच्छी इकोनॉमी वाले देश चाइना और इंडिया थे, लेकिन अब यूरोप की डोमिनेंस के कारण कई बड़ी लड़ाइयाँ होंगी। फिर सोसाइटी पर भी इसका इम्पैक्ट पड़ता है। सोशल क्लास स्ट्रक्चर जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन में बन गया
वो कुछ ऐसा था। अपर क्लास जो बहुत अमीर परिवार हैं, नोबल्स हैं, ये वो लोग हैं जो ऑलरेडी थोड़े पावर में थे, इनके पास कुछ पैसा था, इन्होंने फैक्ट्रीज डाली और ये अब इंडस्ट्रियल फैमिली बन गई हैं। सो पहले से ये हायरार्की में ऊपर थे, अब और ऊपर चले जाएंगे। फिर आया अपर मिडिल क्लास, ये वो लोग हैं जो नोबिलिटी में नहीं आते थे, एरिस्टोक्रेट्स नहीं थे, लेकिन इन्होंने कुछ व्यापार सीख कर या लॉ जैसी डिग्री करके या डॉक्टर जैसी पढ़ाई करके अपने आप को एक बिजनेसमैन या प्रोफेशनल बना लिया, और जिससे ये अपर मिडिल क्लास बन जाते हैं। फ्रेंच रेवोल्यूशन में इन लोगों का बहुत बड़ा हाथ रहेगा। फिर आते हैं वर्किंग क्लास, जो इंसान पहले खेत में मजदूर था, अब वो आकर फैक्ट्री में मजदूर बन गया है, उससे उसकी इनकम बढ़ गई है, थोड़ा लाइफस्टाइल भी चेंज हो गया है, लेकिन अभी भी ये सोसाइटी में गरीब ही है। और सबसे नीचे आएगा वो तबका जो इनमें से किसी में नहीं है, ना तो उसको कोई काम आता है, ना ही वो फैक्ट्री में काम कर सकता है, तो ये अनएम्प्लॉयड आदमी है, या फिर ये दिहाड़ी पर काम करता है, ये परमानेंटली किसी फैक्ट्री में एम्प्लॉयड नहीं है और ये इम्पोवरिश्ड है, ये काफ़ी गरीब रहेगा। The many negative impacts of industrial revolution led to the growth of a different strand of thinking in society. Socialism, समाजवाद की शुरुआत की जड़ें कहीं ना कहीं औद्योगिक क्रांति में है। जब फैक्ट्री में कंडीशंस इतनी खराब होती हैं, तो इसीलिए 19वीं शताब्दी में आते आते कई सारे थिंकर्स, विचारक सोशलिज्म को बढ़ावा देते हैं। कई सारे फैक्ट्री ओनर्स ही खुद सोशलिस्टिक मॉडल को अपनाना स्टार्ट करेंगे यूएस जैसे देशों में, लेकिन वो इक्का दुक्का हैं। मेनली सोशलिस्टिक सोच 20वीं सेंचुरी में रशियन रेवोल्यूशन के बाद ज़्यादा हावी होगी, और इस मॉडल में ये माना जाएगा कि जो फैक्ट्री है वो एक आदमी की नहीं बल्कि उन सभी लोगों की है जो वहाँ पर काम करते हैं, इसीलिए वो प्रोपोर्शनल होना चाहिए। अब जहाँ तक मैंने आपको फेजेस की बात करी थी स्टार्टिंग में, तो देखिए फर्स्ट फेज़ के बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। मैकेनाइजेशन, स्टीम पावर, वाटर पावर का इस्तेमाल हुआ। सेकंड फेज़ में इलेक्ट्रिसिटी आ जाती है, मास प्रोडक्शन होता है चीज़ों का। थर्ड फेज़ आता है जो अभी एक तरह से चल रहा है पिछले 20-30 सालों से या 40 सालों से, इसमें इलेक्ट्रॉनिक और आईटी सिस्टम्स का काफ़ी बड़ा योगदान है, ऑटोमेशन हो गया। और चौथा, ये रेवोल्यूशन अभी स्टार्ट हो रहा है, अब अभी हो रहा है या 5-6 साल पहले हो गया या फिर एआई के आने के बाद से हो गया, बट दिस इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4.0 वो होगा जिसके अंदर इंसानों की ज़रूरत है वो और कम हो जाएंगे, और यहाँ पर मशीन्स पूरी तरह से उनको रिप्लेस कर देगी, प्रॉबेबली सारा काम एआई करेगा। ये होगा फोर्थ रेवोल्यूशन या फोर्थ फेज ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। तो थर्ड वाला अभी चल रहा है। फर्स्ट और सेकंड का टाइम पीरियड मैंने आपको बता दिया। ये सेकंड वाला जो है, इसमें यूएसए और जर्मनी ज़्यादा ऊपर आ जाते हैं, इंग्लैंड पीछे छूट जाता है। थर्ड वाले के अंदर कई अन्य देश शामिल हैं, इलेक्ट्रॉनिक आईटी सिस्टम्स के अंदर इंडिया भी शामिल है। और फोर्थ वाला जो है, ये कैसा होगा, इसके क्या कॉन्टूर्स होंगे, ये अभी तक हमें क्लियर नहीं है, पर मोस्टली यहाँ पर सब कुछ इंटरनेट या कंप्यूटर्स के माध्यम से या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के माध्यम से होगा, और मानव या इंसानों का रोल धीरे धीरे बिल्कुल कम हो जाएगा। तो देखिए ये सब यहाँ पर थोड़ा सा हमने समराइज कर रखा है, आप चाहें तो इसको यहाँ पर पॉज करके पढ़ सकते हैं। थर्ड फेज इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी, ये आपको बता दिया है। फोर्थ फेज एआई, रोबोटिक्स, 3D प्रिंटिंग, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये सारी चीज़ें इसमें। दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जानकारी अच्छी लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें और कमेंट में अपना फीडबैक ज़रूर दें। हमारा एक टेस्ट है समुद्र मंथन, जो 9 जुलाई को होने वाला है। हर हफ्ते हम एक टेस्ट रखते हैं संडे को, इस टेस्ट को आप ज़रूर ज्वाइन कीजिए, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। हमारी जो सीरीज़ हैं पर्सपेक्टिव की, जहाँ पर हम टॉपर्स को बुलाकर उनसे चर्चा करते हैं, उसके नए एपिसोड्स आते रहते हैं हर हफ्ते, उसको भी ज़रूर देखिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ ग्रेट डे।